डेफिनेशन कहती है एनी प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन for the following assessment year if it is not eligible for exemption under 54 blah 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 blah. सर क्या मतलब हुआ? मैं बताता हूँ अर्जुन, पहले लेमन सेंस में समझाता हूँ, फिर एक बार इस लाइन को दोबारा पढ़ें। मान लो आपने कोई एसेट खरीदा जिसको क्या कहते हैं, कैपिटल एसेट। उसको आपने कितने का बेचा? 15 लाख। उसकी कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख। तो आपको प्रॉफिट कितना आया? 5 लाख। 5 लाख। इसे कहते हैं कैपिटल गेन। सेल वैल्यू, बेचा मतलब ट्रांसफर किया, लेमन सेंस में जो समझ आता है। तो आपके लॉ में क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग कंडीशन, यानी टू चार्ज एनी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, टू चार्ज एनी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, फर्स्ट, जो भी आपने बेचा इट फुलफिल द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। जो भी आपने बेचा इट फुलफिल द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। जो भी आपने बेचा इट इज सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22, एंड नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। वो सेक्शन इन सेक्शंस की वजह से एग्जम्पशन में फॉल नहीं करता। सर मतलब, मान लो मैं आपके साथ ये बात कर रहा था, आपका कैपिटल गेन आ गया 5 लाख, और आपके इस पर्टिकुलर कैपिटल एसेट को सेक्शन 54 लग रहा है, और 54 कहता है जा सिमरन फुली एग्जाम्प्ट, तो आपको टैक्स लगेगा? नो सर। दैट इज व्हाट इट मींस। तो देर आर फ्यू डेफिनेशन जो बड़े प्यार प्यार से आगे चलनी है, स्टार्टिंग जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, देर मस्ट बी ए कैपिटल एसेट। अब अगर आपका क्वेश्चन ये ना, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, अराउंड 10 years बैक एक क्वेश्चन आया था वंस, वहां पे बहुत लंबी लव लेटर टीचर ने लिख के दी, बट वो कैपिटल एसेट ही नहीं था। तो अगर कैपिटल एसेट नहीं था तो कैपिटल गेन अराइज हो गई नहीं। थैंक यू वेरी मच। फिर एक बारी क्वेश्चन आया था, वो कैपिटल एसेट भी था, प्रॉफिट भी निकल रहा था, बट वो ट्रांसफर की डेफिनेशन फुलफिल नहीं कर रहा था। तो फिर भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। तो ये क्यूमुलेटिव, फॉलोइंग मतलब क्यूमुलेटिव कंडीशंस है। ये पांचों की पांचों कंडीशन फुलफिल होंगी, ये पांचों की पांचों कंडीशन फुलफिल होंगी, तभी वो कहलाएगा इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल कैपिटल गेन। गेन। ये बात समझ आती है? यस सर। दूसरी बात, कैपिटल गेन कितनी तरह का होता है? दो तरह का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जैसे बचपन में करते थे, एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, करंट एसेट्स एंड, नॉन करेंट एसेट्स। तो हमारा इनकम टैक्स भी कहता है कैपिटल गेन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा जब आप क्या ट्रांसफर करोगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा जब आप क्या ट्रांसफर करोगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। हेंस सबसे पहले हमने सीखना है कैपिटल एसेट होता क्या है, उसके बाद हमने सीखना है कि यार शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट किसे कहते हैं, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। फिर उसके बाद हमें सीखना है कि भैया ट्रांसफर किसे कहते हैं। क्योंकि जब तक ये बेयर मिनिमम तीन चीजें मैं चेक नहीं करूंगा, और वो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स नहीं होना चाहिए अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54GA, 54GB, आपको भी याद हो जाएंगे धीरे धीरे। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। डिफाइन कैपिटल एसेट।
कहता है कैपिटल एसेट पॉजिटिव लिस्ट। व्हेन यू से पॉजिटिव लिस्ट मींस जो भी अब आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हो, दे ऑल आर क्लासिफाइड एज। कैपिटल एसेट। थैंक यू वेरी मच। कहता है इट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी एनी काइंड। काइंड, वेदर फिक्स्ड एग्जांपल बिल्डिंग, और मशीनरी कॉल्ड सर्कुलेटिंग, movable called machinery, immovable called building, tangible called building, intangible called patent, goodwill, trademark, copyrights। मोटा मोटा जो मैंने समझाने की कोशिश की, कहते हैं कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड टू बिगिन विद। तो यार इसमें तो सब कुछ ही आ गया, कुछ बचा ही नहीं। चलो आगे देखते हैं, जल्दी नहीं है। बिसाइड्स इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग: any rights in relation to an Indian company, including the right or management control of any rights, property of any kind held by the assessee, whether or not connected with his business, secure। नहीं पढ़ना मुझे, नहीं पढ़ना मुझे, जल्दी मत करो। मुझे क्या पढ़ना है, ये मुझे तंग करता है। कहता है कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड, एक्सक्लूडेड मतलब वो कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं है, तो अगर आप उनको बेचोगे तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। नहीं होगा। क्या दे रखा है, स्टॉक इन ट्रेड। अदर देन द सिक्योरिटीज रेफर्ड टू इन पॉइंट थ्री। अब पॉइंट थ्री क्या कहता है, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई विच वाज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन। कहता है इस सिक्योरिटीज को छोड़ते हुए जो एफआईआई ने हेल्ड कर रखी है, उसके अलावा जिस भी तरह का स्टॉक इन ट्रेड होगा, स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं होगा। तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। नहीं होगा। अब एक और सर बात इसका सुन। रीजन एक क्या मिनट एक होगा? मिनट, खाली यहाँ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब सिक्योरिटीज नहीं होगा। अब मैं एक और चीज सिखाने जा रहा हूँ, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। मेरा काम आप बच्चों को पढ़ाने का है। यस सर। मैंने बिल्डिंग 10 लाख की खरीदी, 15 लाख की बेच दी। कैपिटल गेन छोड़ो, क्या वो कैपिटल एसेट है? हाँ जी। क्या वो कैपिटल गेन कैपिटल एसेट है? हाँ जी। थैंक यू। सेकंड पॉइंट, मेरा काम बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी है, तो मेरे लिए वो प्रॉपर्टी क्या है, कैपिटल एसेट या कमोडिटी? सब कमोडिटी होगी मेरे हिसाब से। कैपिटल एसेट या गुड्स? गुड्स। गुड्स को बेचने पे तो बिजनेस इनकम आएगी। पीजीबीपी। थैंक यू। मुझे जल्दी नहीं है, मैं आराम से चलूंगा यार, मेरे को पता है मेरे पास टाइम कम है, बट यस आई कांट हेल्प इट। एंड इस बार प्लीज तैयार रहना, हो सकता है मैं सैटरडे को भी क्लास लूँ, कीपिंग द पॉजिटिव ऑफ टाइम इन माइंड। मैंने जैसे बार बार आप बच्चों को बोल दिया है, 20 दिसंबर से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं एंड 22 दिसंबर से मैं भाग रहा हूँ। आई हैव टू गो फॉर दोज मेडिटेशन क्लासेस ऑन अ वेरी अर्जेंट बेसिस। एंड इसीलिए मैं कोर्स पहले ही फिनिश करके सारी रिकॉर्डिंग अपलोड करके जाऊंगा, एंड कोशिश करके 10 ईयर के भी 1-2 साल के पेपर सॉल्व करके जाऊंगा, ठीक है पुत्र? ओके सर। ऑलराइट, चलते हैं आगे। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक इन ट्रेड। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट अब बड़े पॉइंट प्यार क्या से है सुनना। सर? मैं कोई धंधा धुंधा नहीं करता, कोई धंधा नहीं करता, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। बट मैंने 1 करोड़ की एक बिल्डिंग खरीदी, बाप दादा पैसे छोड़ के थे मेरे लिए, और आज 5 करोड़ की होगी, ये बेच दी। इज इट माई कैपिटल एसेट? यस। नो सर। यस। बेटा ऊपर क्या लिखा है, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, जिसमें बिल्डिंग आता है। हाँ जी। बिल्डिंग मेरे नाम पे है, बट कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आता है, तो क्या कैपिटल गेन राइज होगा? हाँ जी सर। थैंक यू। दूसरा एग्जांपल, मैं दिमाग से पैदल, मैंने 1 करोड़ की वो गाड़ी ले ली है, मर्सिडीज की, कोई 80-90 लाख की आती है ना, मुझे नहीं पता, GLA GLX, समझ गए ना? हाँ जी। अब वो गाड़ी मैंने 10 लाख की खरीद के 11 लाख में बेच दी, क्या वो कैपिटल एसेट है? क्या वो कैपिटल एसेट है? यस सर। आई रिपीट, क्या वो कैपिटल एसेट है? हाँ जी। नहीं है।
पर्सनल इफेक्ट बीइंग पर्सनल मूवेबल। इफेक्ट मतलब पर्सनल यूज के लिए, इन अ वे। नहीं नहीं, पर्सनल यूज के लिए तो बिल्डिंग भी थी पुत्र। हाँ बट बिल्डिंग इमूवेबल एसेट है। पर्सनल इफेक्ट तो है बट इमूवेबल एसेट है। फर्नीचर मूवेबल एसेट है। तो अगर मैं कोई मूवेबल एसेट खरीद के बेचता हूं, चाहे प्रॉफिट पे चाहे लॉस पे, वो हाँ कैपिटल एसेट। सर, बट पॉजिटिव लिस्ट में तो लिखा है कि उसमें मूवेबल और ओ इमूवेबल। भाई, नेगेटिव लिस्ट भी तो देख, पर्सनल इफेक्ट बीइंग मूवेबल एसेट। तो सर इसका मतलब जो नेगेटिव लिस्ट में आ गया, उनको छोड़ के जो बचा वो पॉजिटिव लिस्ट में आता तो सर ऐसे फिर कौन कौन से होते हैं जो नेगेटिव लिस्ट में आते हैं, जैसे है। पर्सनल आपके इफेक्ट्स। सामने बता तो रहा हूं। टू बिगिन विद स्टॉक इन ट्रेड समझाने की कोशिश की। टू बिगिन विद पर्सनल इफेक्ट बीइंग मूवेबल एसेट, मतलब मेरे नाम पे जो भी कोई मूवेबल आइटम है, फर्नीचर है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कैमरा है, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन वो सारे नेगेटिव लिस्ट में आ गए। है। यस। अच्छा। मैंने अभी ज्वेलरी का नाम नहीं लिया। बताऊंगा बाद में, क्यों? क्योंकि सुयश बोलेगा वो भी मूवेबल एसेट है ना। सर अब बेच तो सकते ही। बट मूवेबल एसेट है, बेच के प्रॉफिट कमा सकता हूँ। बट हाँ। देखेंगे वो कैपिटल गेन पे काउंट होगा या नहीं होगा। होगा, क्योंकि लॉ को पता है गाड़ी फर्नीचर हमेशा डेप्रिशिएट ही होता है, और ज्वेलरी इन द लॉन्ग रन। अप्रिसिएट होती है। तो लॉ बड़ा स्मार्ट है। पढ़ेंगे आगे थोड़ी देर के बाद। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया इज नॉट ए कैपिटल एसेट। अर्बन एरिया में अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो वो कैपिटल एसेट है। बट ऐसे तो देखो ये भी इमूवेबल है कुलकर्णी। यस सर। बट फिर भी उन्होंने इसको नेगेटिव लिस्ट में मेंशन किया। इसलिए मैंने क्या कहा था, उसमें क्या क्या आता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्या क्या नहीं आता मुझे उससे फर्क पड़ता है। मुझे उनको याद रखना है जिनको मुझे कंसिडर नहीं करना, क्योंकि उसके अलावा तो हम्म। सबको कंसिडर करना है। हाँ सर। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। Now, agricultural land in rural area is again not a capital asset. Stock in trade, not a capital asset. Personal effect of SSC being movable asset, not a personal asset. And hence, capital gain does not. अराइज। Is this point clear? हम्म। देखो, stock in trade because it is chargeable to tax as. बिजनेस इनकम। Thank you. And it depends on the nature of business, जो मैंने समझाया था। मैंने बिल्डिंग बेची, कैपिटल एसेट है। बट अगर मेरा काम ही बाइंग एंड सेलिंग बिल्डिंग है, तो नेचर ऑफ बिजनेस डिसाइड करता है कि वो कैपिटल एसेट कहलाएगा या गुड्स कहलाएगा। एंड अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन कहलाएगा या बिजनेस बिजनेस इनकम रिजल्ट। कहलाएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस। यस सर। पर सर सपोज जैसे कि कोई नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल है जो मतलब ऐसे ही मतलब जो ट्रेडर नहीं है, तो उसके लिए बिजनेस इनकम थोड़ी कंसिडर करी जाएगी। मतलब दोबारा बोलो बेटा, मैं समझा मैं नहीं। कह रहा हूँ कि सपोज अगर सर कोई ट्रेडर है, स्टॉक ट्रेडर है, तो उसके लिए तो ये बिजनेस इनकम हो गई ना। उसके लिए मतलब अगर कोई नॉर्मल प्रोफेशनल है, वर्किंग प्रोफेशनल कोई मतलब जॉब करता है और वो इन्वेस्ट करके स्टॉक में कमाता है पैसे, तो उसके लिए थोड़ी ना वो वो तो बिजनेस कैपिटल इनकम गेन है, होगी। वो तो मैं मना ही नहीं कर रहा। मैंने वही तो बोला, नेचर ऑफ बिजनेस। वो धंधा थोड़ी कर रहा है इस चीज का यार, वो पठान थोड़ी है। समझ गया सर। वो रईस थोड़ी है जो कहता है धंधे से बड़ा कोई नहीं होता। वो धंधा कर ही नहीं रहा। ठीक है सर। कोई डाउट? नो सर। ऑल राइट। सर नाउ आपको जो, रिमाइंडर देना था मोटे हाँ में। थैंक यू पुत्र। Now, personal effect being movable asset are not capital asset, हमने अभी पढ़ा। हाँ जी। However, मतलब exception की exception मतलब they become capital asset. However, following are not personal effect. यानी जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो पर्सनल इफेक्ट काउंट नहीं होते। पर्सनल इफेक्ट काउंट नहीं होते तो कैपिटल एसेट काउंट होते हैं, इवन दो दे आर मूवेबल। देखो, वो सब चीजें लिखी हैं जिससे इंसान हमेशा पैसे कमा सकता है। ज्वेलरी से कमा सकते हो,
हाँ जी सर। MF हुसैन साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। हाँ। पता है ना कौन थे? हाँ जी। माधुरी के दीवाने। उन्होंने यस। माधुरी की एक पेंटिंग बनाई थी, भाई ने खरीद रखी है। एज्यूम कर लो खरीदी नहीं हुई। मैंने वो पेंटिंग खरीद रखी है, 2 लाख रुपए में खरीदी थी। ये तो अब ब्लू वर्क हो गया एक तरह का, इस जैसा दोबारा रेप्लिका बन ही नहीं सकता, क्योंकि हुसैन साहब तो रहे नहीं। तो इसको तो आने वाले टाइम में मैं 2 करोड़ का भी बेच सकता हूँ, कमाऊंगा ना प्रॉफिट। एंशियंट चीजें जब मिलती है, देखते हो 500 करोड़ की बिकती हैं। तो लॉ ने उसको पर्सनल इफेक्ट में काउंट नहीं किया। ड्राइंग, स्कल्पचर ऑफ एनी आर्ट, नेचर ऑफ वर्क, जहां पे पैसा कमाया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव ही पैसा कमाना है, they are even though movable, my personal effect, but still they are not considered as personal effect, and hence capital gain arises. To sum up, मैं फटाफट से बोलूं, कैपिटल एसेट क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, फिक्स्ड है, सर्कुलेटिंग है, मूवेबल है, इमूवेबल है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है। बट उसमें क्या क्या काउंट नहीं होता? स्टॉक इन ट्रेड काउंट नहीं होता, पर्सनल इफेक्ट ऑफ एसएससी काउंट नहीं होते, बट पर्सनल इफेक्ट बीइंग ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स ऑफ एनी आर्ट, वो अभी भी कैपिटल एसेट में काउंट होगा। होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे तो 2 पॉइंट और भी हैं, रट्टे मारते रहेंगे थ्योरी में। एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया इज नॉट अ कैपिटल एसेट, एंड हेंस कैपिटल गेन ऑन देयर ट्रांसफर विल नॉट अराइज। अराइज। सर सो एक फार सो चीज गुड। पूछनी है। हाँ पूछो बेटा। सर स्टॉक एंड ट्रेड में मेरे को एक कंफ्यूजन हो रहा है हम्म। कि जो हमने लिखा है, जो नेगेटिव लिस्ट में लिखा है, स्टॉक एंड ट्रेड बेसिकली अदर अदर देन जो FII होता है, वो सारा दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ कैपिटल एसेट, राइट? हम्म। बट अभी जैसे हमने पढ़ा लॉ में भी दैट इट इज, इफ इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस इनकम देन इट वोंट बी कंसिडर्ड टू बी कैपिटल एसेट। बट यस। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल दिया सर आपको कि जैसे कोई नॉर्मल जॉब कर रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है किसी स्टॉक में, and वो FII के अंदर नहीं आता है, तो फिर वो उसका कैपिटल एसेट होगा या नहीं होगा? कैपिटल कैपिटल एसेट एसेट होगा। भी होगा, कैपिटल गेन भी अराइज होगा, क्योंकि वो उसका स्टॉक इन ट्रेड नहीं है ना बेटा। समझ। एक डन? इज दैट क्लियर कुलकर्णी? Yes, sir. जस्ट गिव मी 1 मिनट ब्रेक बेटा। अब आगे चल। नाउ, शॉर्ट टर्म ऑब्लिक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट किस बेसिस पे क्लासिफाई होता है? जल्दी मत करना बच्चों। मैं आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट सिखाऊंगा, और लॉन्ग टर्म के लिए बोलूंगा जैसे बचपन में सिखाता था 11th में, एन एसेट विच इज नॉट ए करेंट एसेट इज नॉन करेंट एसेट। जेनरिक डेफिनेशन टाइप ऐसे ही। एन एसेट विच इज नॉट ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल unless एसेट। and until it is not a capital asset at all। यहां हम इस स्टेज पे पहुंचेंगे ही कब? जब हम किसी एसेट को ऑलरेडी कैपिटल एसेट क्लासिफाई कर चुके होंगे। कर चुके हैं। नाउ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, देयर आर सर्टेन केसेस जिसमें हम पो मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग, यानी खरीदने की डेट से लेके ट्रांसफर की डेट तक का टाइम पीरियड, या तो 36 मंथ्स देखूंगा, या 12 मंथ्स देखूंगा, या 24 मंथ्स देखूंगा। वो हमें रट्टे मारने हैं धीरे धीरे। ना, हमारा लॉ क्या कहता है पुत्र? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मीन्स एन एसेट हेल्ड बाय एन एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स, नॉट मोर देन यानी लेस देन इक्वल टू। यस सर। तो टू बिगिन विद जनरल लॉ, जनरल लॉ क्या कहता है? क्राइटेरिया इज लेस देन इक्वल टू 3 इयर्स। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे जहां पे हमारा क्राइटेरिया किस बेसिस पे होगा? लेस देन इक्वल टू, 12 लेस मंथ्स। देन One इक्वल टू। year, 2 years. तो जरा जज करते हैं कि व्हेन टू क्लासिफाई द एसेट एज शॉर्ट टर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर, 2 ईयर और 1 ईयर। What are those capital assets which get classified on the basis of 1 year, 2 year and
3 years. Now, not more than 36 months immediately prior to the date of transfer, यानी period of holding. In other words, if a capital asset is held by an SSC for more than 36 months, it is known as, तो मैंने बोल ही दिया था, अगर शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन फुलफिल नहीं होगी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. थैंक यू. नाउ व्हेन सच पीरियड, यानी वो मुझे सिर्फ ये बता रहा है कौन से वाले 12 और 24 महीने के बेसिस पे होते हैं, यानी बाकी सब बोलो बेटा, बाकी सब 3 साल. 3 साल के बेसिस पे होते हैं. एब्सोल्युटली राइट मेरा बेटा. नाउ आगे चलते हैं. अब if a capital asset is transferred after 36 months, it is known as long term. However, in the following cases, it becomes long term if it is transferred after 12 months or 24 months. तो बेटा ये अब रट्टे वाली चीज है, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कैटेगरी है. बट हाँ, रट्टा लगवाने का मेरे पास तरीका है, बताऊंगा. पहले समझ लेते हैं, फिर उसका रट्टा बनाएंगे. इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स कौन से? लिस्टेड. ठीक है. सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स कौन सी? लिस्टेड. यूनिट्स ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड कोटेड और नॉट, कोटेड और नॉट, कोटेड और नॉट. यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जीरो कूपन. ये सारे किस बेसिस पे थे? 12 मंथ्स के बेसिस पे. होल्डिंग मोर देन 12 मंथ्स यानी लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स तो शॉर्ट टर्म, अदरवाइज लॉन्ग टर्म. And if the transfer takes place after 10th July 2014, obviously हमारा साल उसके बाद ही आता है. सुयश, यस सर. अगर मैं आपको इस तरह से याद दिलाऊं, सूजू, कोई दिक्कत है? इसमें एस का मतलब है शेयर्स, यू का मतलब है यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यू का मतलब है यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और जेड का मतलब है जीरो कूपन बॉन्ड. सुजुकी थी ना हमारा ब्रांड, उसका सूजू उठा लिया मैंने. सर तो 4 ही हुए. हाँ तो मेरे को के आई नहीं चाहिए ना भाई, सूजू उठा लिया, बोलता रहा. और इसमें वो लिस्टेड है चाहे नॉट लिस्टेड है, मुझे फर्क नहीं पड़ता सिर्फ सर. सिक्योरिटीज अदर शेयर्स देन में तो शेयर, पड़ेगा. इन सबको छोड़ के, इन सबको छोड़ के जो बाकी सिक्योरिटीज हैं वो कौन से वाली चाहिए? लिस्टेड ही चाहिए सारे तो. थैंक यू. शेयर्स तो. डन. सॉरी एक चीज गलत बोल गया, एक मिनट रुक जाओ. इसका शॉर्टकट ऐसे बनेगा पुत्र. सिक्योरिटीज ये लिस्टेड या नॉट लिस्टेड, बट सिक्योरिटीज मस्ट बी लिस्टेड. देखो कैसे, इक्विटी और प्रेफरेंस लिस्टेड, सिक्योरिटीज लिस्टेड, यानी पहले दो सिक्योरिटीज का ही तो पार्ट है, उसमें इक्विटी शेयर भी आता है और उसमें इक्विटी शेयर भी आता है और F. डिबेंचर्स भी उसी में आता है, Yes. बॉन्ड्स भी उसी में आता है. यस सुयश बंसल. हाँ जी सर. आई रिपीट, सिक्योरिटीज में इक्विटी शेयर आता है, प्रेफरेंस शेयर आता है, डिबेंचर्स आता है, बॉन्ड्स आता है. यस सर. तो ये तो मुझे कौन से चाहिए? सूजू में लिस्टेड के, एस मतलब लिस्टेड. बट यूनिट्स ऑफ यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये कौन से हो? चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड. क्राइटेरिया इज 12 months. इसका मतलब अगर मेरी इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर्स नॉट लिस्टेड है तो क्राइटेरिया क्या है? ये लिखा हुआ देखो. और इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर कब हो रही है? आफ्टर 1 अप्रैल 2017. ये दो चीजें हैं जिसके लिए मुझे कितना पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना है बच्चों? 2 years.
2 years। ऊपर वालों के लिए सुजू में कितना टाइम पीरियड देखना है? 12 12 months। सुजू में एस स्टैंड्स फॉर, सिक्योर। चाहे वो इक्विटी शेयर है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर है, चाहे वो डिवेंचर्स है, चाहे वो बॉन्ड है, बट दे मस्ट बी लिस्टेड। बट उसके बाद यू, यूनिट्स ऑफ यूटीआई। Z, जीरो कूपन बॉन्ड एंड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ये चाहे लिस्टेड है चाहे नॉट लिस्टेड है, 12 महीने। बट इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड है तो 12 महीने, नॉट लिस्टेड है तो 24 महीने। हाँ जी। नॉट लिस्टेड है तो 24 महीने। 24। एंड ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस आफ्टर 1 April बट 16। सर वो शेयर्स के लिए होगा ना सर? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के। हाँ जी। And immovable property being land or building transferred after 1 April 17, transferred after 1 April 17, 2 साल is the criteria to classify them into short term or long term। Done। यस सर। So all about capital asset, फटाफट से बात करें। Capital asset means property of any kind, whether movable, immovable, fixed, circulating, tangible, intangible. Then they do not include agriculture land in rural area, they do not include personal effect of SSC, but ज्वेलरी अभी भी काउंट होता है, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग अभी भी काउंट होता है। एंड स्टॉक इन ट्रेड हेल्ड फॉर बिजनेस काउंट नहीं होता एज कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हमेशा 3 years के बेसिस पे चेक करेंगे। 2 साल के बेसिस पे कब चेक करेंगे? जब इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स नॉट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज है और ट्रांसफर हुए ऑन और आफ्टर 1 April 16। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर हुआ है ऑन और आफ्टर 1 April 17। तो 2 साल का क्राइटेरिया। Otherwise, Suzu securities listed, units of UTI, zero coupon bond, and units of equity oriented mutual fund. Criteria 12 months. Is that clear, बच्चों? यस Now, come Yes. to what is known as transfer. बच्चों सर। देखो, तो कुछ स्कूल्स में ये बताएंगे नहीं, टीचर बोलेगी बेटा पढ़ लो रट लो। बट मेरे बड़े क्वेश्चन में भी 99% तो ये चीजें ऑलरेडी फुलफिल होती हैं। हमें बाकी चीजों पे काम करना होता है। बट कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जहां डेफिनेशन ही वॉयलेट हो रही होती है और हम फ्री के 4 नंबर लूज कर देते हैं। यस बेटा। सर जो 24 महीने वाला है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ बिल्डिंग और लैंड ही कंसिडर किया जाएगा? यस मेरा बेटा, देख लो जो उसके उसने बोला, अलावा मैं और उससे कुछ बाहर नहीं जा ना? ही नहीं सकता। ठीक है सर। नाउ ट्रांसफर, लेमैन सेंस में ट्रांसफर का मतलब समझ आता है, आई लूज माई राइट्स। करेक्ट भाई, जब प्रॉपर्टी बेच दी अब तो मेरा उस पर हक नहीं है। जब प्रॉपर्टी बेच दी मेरा तो उस पर हक नहीं है। ठीक है। कहते हैं ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट मींस सेल। मैंने देखो सेल वर्ड नहीं यूज किया था, मैंने क्या कहा? मेरा हक नहीं है। मैंने एक्सचेंज में पुरानी गाड़ी दे दी, नहीं ले ली, मेरा उस पे भी हक नहीं है। तो देखो ट्रांसफर की डेफिनेशन में आ रहा है, रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। मैंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दी, आई रिलिंक्विश माई राइट्स, मेरा उस पे भी हक नहीं है। नहीं है। और extinguishment of any rights there or compulsory acquisition thereof under the law। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेन काम के वर्ड क्या थे? सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ एन एसेट इज रिगार्डेड एज ट्रांसफर। ट्रांसफर। और अगर आप कैपिटल एसेट की डेफिनेशन फुलफिल कर चुके हो और वो ट्रांसफर है तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। कैपिटल गेन अराइज नहीं। नहीं होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। लॉक कर दूं? हाँ जी। सर सपोज अगर कोई डोनेशन कर रहा है एसेट को, तो वो तो कुछ भी नहीं होगा ना वो, मतलब वो ट्रांसफर के ना, अंडर आएगा ना? नहीं वो आएगा ना उसमें आ वो? गया ना, यू आर एक्सटिंग्विशिंग योर राइट्स इन दैट प्रॉपर्टी। हाँ बट उसके अंदर कुछ
मॉनेटरी एस्पेक्ट तो हुआ ही नहीं, तो वो आई गेस वो नहीं होगा ना फिर। वो हुआ चाहे नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं है ना, ट्रांसफर नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं। कई बार मॉनेटरी एस्पेक्ट इनडायरेक्ट होता है तो लॉ छोड़ता नहीं है बेटा, इसीलिए डेफिनेशन के हिसाब से चलता है। कहता है सर्टेन ट्रांजेक्शन नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांसफर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर। थियरी में पढ़ लेना, प्रैक्टिकली आपको आ ही नहीं सकता क्योंकि असेसमेंट ऑफ कंपनी सिलेबस का पार्ट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट इन काइंड बाय एचयूएफ टू मेंबर्स आ सकता है। कैपिटल एसेट अंडर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में भी आता है प्रैक्टिकली। अगर मैंने कोई भी प्रॉपर्टी सुयश बंसल के नाम कर दी एज ए गिफ्ट और थ्रू एन इररेवोकेबल ट्रस्ट, तो मेरे तो उसमें राइट्स गए। बट यस। लॉ कहता है यहां तो आपने देश सेवा की है, आपका ऑब्जेक्टिव तो पैसे कमाना था ही नहीं, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, कुछ भी हिडन नहीं है, तो हम इसे ट्रांसफर ट्रीट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। सर एक बार ये पॉइंट वापस बता दो। अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी, मैंने जान के ये एग्जांपल दिया बेटा ताकि आप समझ सको, अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी सुयश बंसल के नाम कर दी, सुयश बंसल के नाम कर दी, यस सर। और उससे उसके बदले कुछ भी नहीं लिया, गिफ्ट में दे दी या विल लिख दी कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी सुयश बंसल की, तो बताओ इस ट्रांसफर से मुझे क्या फायदा हुआ? वॉज माई ऑब्जेक्टिव टू अर्न मेक मनी आउट ऑफ इट? हाँ जी सर। हाँ, सर वॉज माई आपने क्या ऑब्जेक्टिव टू क्वेश्चन अर्न नो पूछा? प्रॉफिट? सर, नो प्रॉफिट कमाना नहीं सर। था। नहीं था ना? नहीं। थैंक यू। तो इसीलिए लॉ कहता है हम इसे ट्रांसफर ट्रीट नहीं करेंगे और आपसे कैपिटल गेन चार्ज नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ऐसे ही बच्चों आगे के कुछ पॉइंट्स पढ़ लेना कि कंपनी, होल्डिंग कंपनी ने अपनी 100% सब्सिडरी को ट्रांसफर किया, या एमालगमेशन। ये पता है पढ़ क्यों लेना, ये थ्योरी में आ चुका है एक बार। व्हाट आर द सर्टेन कैप डिफाइन ट्रांसफर, व्हाट आर एक्सेप्शन टू इट, तो वहां पे ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इंपॉर्टेंट है। इसमें सर से कुछ कोई भी अच्छे 10 पॉइंट पॉइंट्स हैं। याद रह जाए बहुत है, अच्छा। कोई भी 10 पॉइंट याद रह जाए इंपॉर्टेंट है ना। ट्रांसफर व्हेन कंप्लीट एंड इफेक्टिव, क्योंकि जब तक ट्रांसफर कंप्लीट नहीं मानी जाएगी कैपिटल गेन की कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं हो सकती। नहीं। कहते हैं इट इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच द कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड। इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हेन द डॉक्यूमेंट्स आर, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, जब तक उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम पे नहीं होगी क्या मैं उसका मालिक कहलाऊंगा? नो सर। उसी को बोलते हैं बच्चों कन्वेंस डीड। अभी जब तक कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट नहीं होगी उसको ट्रांसफर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। But even if the documents are not registered, if following conditions are satisfied, वो ट्रांसफर माना जाएगा। पढ़ते रहेंगे थ्योरी में बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर टू मूवेबल प्रॉपर्टी passes at the time when the property is डिलीवर्ड, डिलीवर्ड। यानी फिजिकल हैंडओवर होते ही ट्रांसफर कंप्लीट है, क्योंकि उसमें अब कोई प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं नहीं। है। नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफर एंड कंप्लीट। अब हम बात करेंगे बच्चों कैपिटल गेन, और हमने बात कर लिया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर कब किया? मुझे बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेचेगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचेगा तो लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म कैपिटल कैपिटल गेन। गेन आएगा। कैसे आएगा अभी 1 मिनट के ब्रेक के बाद बताता हूं। यस सर। लेट से आपने कोई एसेट बेचा, वो कैपिटल एसेट भी है ट्रांसफर भी है, और अगर वो जेनरिक एसेट है तो विद इन 3 इयर्स या विद इन 2 इयर्स या विद इन 1 ईयर ट्रांसफर हो गया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल राइज होगा। हम्म। तो जब आपने उसे बेचा, उसको बेच के आपको क्या मिला होगा? पैसा। यस सर। क्या मैं उसे सेल्स कंसिडरेशन कह सकता हूँ? लेट्स से 11 लाख। यस सर। मैंने बेचा तो वो एजेंट विनोद के थ्रू है, तो उनसे क्या मांगेगा? कमीशन।
उसको इनकम टैक्स की भाषा में कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन, ट्रांसफर। उसे इनकम टैक्स की भाषा में कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन। तो बचा कितना? इसको कह देते हैं नेट सेल्स कंसिडरेशन। कोई दिक्कत? नो सर। एनएससी। अब मान लो आपने एक घर खरीदा था बता, उस पे ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था जब आपने खरीदा था, फिर आपने फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया। तो जब आपने खरीदा था वो था 6 लाख रुपए का, यानी कॉस्ट ऑफ। एक्विजिशन। फिर आपने उसको बेचने से पहले उस पे कुछ एक्स्ट्रा खर्चे किए कंस्ट्रक्शन के, से कंस्ट्रक्शन का खर्चा किया 2 लाख। तो वो भी तो माइनस करोगे ना बनिए की तरह, यस सर। कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, COI। अब जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव है तो गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर नेगेटिव आएगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल। लॉस। लॉस। पॉजिटिव है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और नेगेटिव है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। कोई दिक्कत? नो सर। लॉक कर दो। हाँ जी। डन। अब इसी में बड़े ध्यान से सुनना पुत्र, इसी में इधर देखना पुत्र, सेल्स कंसिडरेशन माइनस ईओटी कॉल्ड एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर बन गया नेट सेल कंसिडरेशन। बस कॉस्ट की जगह मैं क्या माइनस कर दूंगा? ICOA। आईसी मतलब इंडेक्स्ड कॉस्ट। सर मतलब अभी समझा रहा हूं। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की जगह मुझे क्या माइनस करना होगा? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। सर इंडेक्स क्या, अभी बता। अब अगर पॉजिटिव आएगा तो, नेगेटिव आएगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? सर तो बस एक ही चीज ऐड ऑन होती है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो यस। बेसिकली ओवर द ईयर्स होती है। यस। ठीक है सर। लॉक कर दूं? हाँ जी सर। पक्की बात? यस सर। तो अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात ना। मेरी बात सुनो बच्चों। याद है जब हमने शुरू शुरू में पढ़ना शुरू किया था, मैं धीरे धीरे बीच बीच में बोलता रहता था हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से एडजस्ट हो सकता है, हो करते आए सकता हैं है। अभी तक। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो सैलरी की प्रॉफिट से भी एडजस्ट, हो सकता है। बट बिजनेस का लॉस कभी भी एडजस्ट सैलरी नहीं से होगा। एडजस्ट। नहीं होगा। देखो बार बार इसलिए बोलता रहता हूँ ताकि आपको रटजे थ्योरी है पुत्र, आगे थ्योरी का एक क्वेश्चन आने ही आना है। इसलिए मेजर इंपॉर्टेंट थ्योरी बीच बीच में बोलता रहता हूँ जो कभी कभी प्रैक्टिकली भी यूज हो जाती है। ऐसे ही बच्चों कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा। जब आप थियरी पढ़ोगे पुत्र, लॉन्ग टर्म नेचर का जो कैपिटल लॉस है LTCL, वो सिर्फ किससे एडजस्ट होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। यानी शॉर्ट टर्म से भी नहीं हो सकता अच्छा, शॉर्ट टर्म से भी नहीं होगा। ना। सिर्फ उसी। ना। अब रट्टा है तो है, मुझे लग गया धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते आपको भी धीरे धीरे रटना पड़ेगा। बट मतलब शॉर्ट टर्म का कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म वाला कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म से भी हो सकता है और, लॉन्ग टर्म से भी। बट अपने इस घर से इस बिल से बाहर नहीं जा सकते। यानी कैपिटल गेन किसी और हेड से एडजस्ट नहीं हो सकता। थैंक यू। पढ़ेंगे धीरे धीरे आप लॉ में, मैं तो सर बस एक बोल बार बोल आप के ये याद दिला रहा हूँ। एक बार ये लिखवा भी सकते हो। नहीं लिखवा नहीं सकता, ऐसे समझा सकता हूँ।
मेरे को विजुअलाइजेशन इफेक्ट ज्यादा अच्छा लगता है। जो आप इंग्लिश में इतनी ज्यादा इंग्लिश लिखवाने को कह रहे हो, उसका ये क्रक्स है बेटा। हाँ सर, मतलब मेरा पॉइंट वही था। पर हाउस हाउस प्रॉपर्टी सर, एक चीज पूछी थी, हाउस प्रॉपर्टी अदर इनकम से भी हो सकता है ना, बाकी सैलरी के अलावा भी, प्रोवाइडेड वो एक 8 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो हाँ हाउस प्रॉपर्टी लॉस जो है फिर। हाँ, ठीक है सर। वो तो पढ़ेंगे बच्चों, कैरी फॉरवर्ड कब तक होता है। हमारे सारे लॉसेस ऑलमोस्ट 8 साल तक कैरी ओवर होते हैं। कुछ लॉसेस 4 साल तक कैरी ओवर होते हैं और कुछ 8 को लिटा देते हैं, इनफाइनाइट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड। पढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी मैं जल्दी में नहीं पढ़ा पाया तो कहूंगा बेटा रट लो, बट कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे ये लॉ समझाना और पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता है। तो थियरी भी है, बट फिर भी मैं क्लास में कई बार अलग से डिस्कस कर लेता हूँ अगर टाइम बचता है तो। इसीलिए अभी भी अपनी भड़ास निकालता रहता हूँ, बीच बीच में थोड़े थोड़े पॉइंट्स बोलता रहता हूँ। ओके सर। डन। हाँ जी। ओके, अब आगे चलते हैं कि इंडेक्सेशन होता क्या है। लेमैन सेंस में पहले समझाता हूँ, क्वेश्चन में उसको हम सीखेंगे, क्वेश्चन में लॉ जैसे लगेगा। यार मान लो मैंने 2001 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। याद है, हम पढ़ते होते थे स्टैट्स, इंडेक्स नंबर का चैप्टर, और वहां पे पढ़ाया जाता था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, याद है। यस सर। ऐसे ही इनकम टैक्स में एक होता है CII, कॉल्ड कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। 2001 में जब मैंने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, उसकी कॉस्ट थी 4 लाख। 2021 में मैंने उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया 54 लाख। तो क्या आएगा? more than 3 years से बहुत ज्यादा हो गया यार। 20। मतलब बहुत ज्यादा ईयर्स हो गए, मतलब 3 साल से तो बहुत ज्यादा हो गए, तो लॉन्ग टर्म ही निकलेगा मतलब। हाँ जी सर। यस। लॉन्ग टर्म निकलेगा तो यहाँ पे कॉस्ट माइनस होगी या इंडेक्स कॉस्ट। इंडेक्स्ड कॉस्ट। अब हमारा लॉ कहते हैं 2001 में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था 150 रुपए, महंगाई का इंडेक्स, और 2021 में है 750 रुपए। तो 750/150 इंटू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो आपने क्या किया, 4 लाख को यूनिटरी मेथड लगा दिया अपनी भाषा में। हाँ जी सर। अरे, इसको इनकम टैक्स में पता है कैसे लिखवाऊंगा और दिखाऊंगा। ये आपका CII है, किसका? ईयर ऑफ 2021। ट्रांसफर का। हाँ जी। और ये आपकी लेमन भाषा में बोलूं तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है ईयर ऑफ। परचेज या एक्विजिशन। मोटा मोटा मतलब यूनिटरी मेथड ही है इंडेक्सेशन करने का। जैसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का समझाया, ऐसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी एप्लीकेबल होगा। जैसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का समझाया, ऐसे ही इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी एप्लीकेबल होगा। ओके सर। लॉक कर दूं मतलब। हाँ जी यस। सर। और अब चलते हैं आगे पुत्र, भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक है। इम्पॉर्टेंट एंड पेंडिंग, मतलब थेरी है जो बाद में काम आएगी अभी आगे कुछ। कैपिटल गेन एग्जाम फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 and 115 JG, जब जरूरत पड़ेगी देखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट एंड पेंडिंग लिख के छोड़ दिया अभी। ये घर पे पढ़ लेना बच्चों, बहुत सिंपल सा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होता है, एक बार आप घर पे पढ़ लोगे। ये मैं आपको समझा रहा था बेटा अभी कि कैसे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इम्प्रूवमेंट को कन्वर्ट करते हैं इनटू
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑब्लिक इंप्रूवमेंट। कहते हैं कॉस्ट एक्विजिशन इंडेक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे इन विच द एसेट इज, ट्रांसफर। transfer, और डिवाइड करोगे इन विच द एसेट इज, ये वर्ड अब मैं सिखाऊंगा क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट हेल्ड बाय दी असेसी और 2001 टू विच एवर इज। लेटर। पता है क्यों? क्योंकि हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स शुरू ही कब से हो रहा है? 2001। यानी अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी 1990 में एक्वायर की थी, तो उसको भी डिवाइड करने के लिए 1990 का इंडेक्स तो मेरे पास, है ही नहीं। तो मैं मिनिमम किससे डिवाइड करूं? 2001 से। विच इज 100। ओके। तो कैन आई से 1 अप्रैल 2001 इज द डिसाइडिंग क्राइटेरिया कि उससे पहले अगर कोई कैपिटल एसेट फर्स्ट हेल्ड बाय द असेसी था, तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 व 100, बोले तो 100। अंडरस्टूड। एंड मल्टीप्लाई वाला इंडेक्स, एक बच्चे ने बोला सर हमेशा 21-22 होगा। मैं कहा बेटा सॉरी, मैं नहीं कह सकता, क्वेश्चंस कराऊंगा तो समझो। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अब जरा रुक जाओ। सर ये इतने सारे इंडेक्स नंबर्स हैं, तो ये याद नहीं करने ये गिवन होंगे ना? भाई। हाँ इतने बिल्कुल। नंबर याद ही नहीं हो सकते हैं। सीए इंटरमीडिएट के एक पेपर में ऐसा हुआ था जब नहीं दिए थे, तो बड़ी बड़ा क्लेश मचा था सीए में भी। आप तो बीकॉम वाले बच्चे हो, सर पीसी तुलसियान सर छोड़ो ना पता यार। नहीं। अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सिर्फ समझना है। उसको समझने के लिए, उस इंग्लिश को पढ़ाने के लिए, पहले मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ यहाँ। मिस्टर एक्स, ओनली सन। सर एक चीज पूछ सकता हूँ? नहीं अभी रुक जाएगी। शराबी, बट है तो उसका बेटा, है कि नहीं? शराबी है, कुंवारी है, जवारी है, पंजाबी में कहते हैं कंजर है, सब कुछ है, बट है तो उसका बेटा। मिस्टर एक्स के पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी। क्या कह रहे सुयश, तभी वो ऐसा है? और नहीं तो कैसे? ऐसा जरूरी नहीं है बेटा, देखो ये तो बाई चांस एग्जाम्पल ऐसा। मिस्टर एक्स के पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसके बेटे ने जीते जी उससे ये प्रॉपर्टी क्या करा दी? गिफ्ट करा दी। कब? प्लीज ध्यान से सुनना। 1 अगस्त 2017, यानी फाइनेंशियल ईयर 17-18। करेक्ट? यहाँ yes, तो कोई डाउट? नो no sir, मिस्टर एक्स ने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी 1976, 15 जून 1976 को खरीदी थी। मिस्टर एक्स ने ये प्रॉपर्टी 15 जून 1976 को खरीदी। मेरे को सबसे पहले आज की एक चीज याद दिलाओ। इफ एनी प्रॉपर्टी आई ट्रांसफर टू सुयश बंसल, जो मेरा बेटा भी नहीं है, इज इट रिगार्डेड एज ट्रांसफर? इज इट रिगार्डिंग सर? विल इट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर? हाँ जी सर। नहीं, अभी पढ़ना बेटा, सर आप भूल गए। ट्रांसफर ऑफ ए प्रॉपर्टी अंडर ए गिफ्ट और ए विल और टू एन इररेवोकेबल ट्रस्ट इज नॉट रिगार्डेड एज, ट्रांसफर। transfer, and hence capital gain does not अप्लाई। arises, अराइज। and hence capital gain does not arises। क्लियर है पुत्र? यस। लॉक कर दूं? हाँ जी सर। अब
इधर देखना बेटा, नो ट्रांसफर, देयरफॉर, प्लीज ध्यान देना, मैं बहुत टाइम इसके लगा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में काम आएगा। देयरफॉर नो कैपिटल गेन arises in the hands of Mr. X। यहां तक बात समझ आती है? Yes, Therefore no capital gain arises in the hands of Mr. X। यहां तक सुयश कुलकर्णी, कोई डाउट बेटा? बंसल कोई no, डाउट? नो सर। बोलो बच्चा पार्टी। no, नो sir. डाउट सर। ओके, अब सुयश जो बेटा था, मैंने क्या बोला था, वो क्या है? शराबी। जुआरी, कबाबी, जो मर्जी बोल लो। वो भाई साहब, उसको जुए की ऐसी लत, उसने उठा के ये 500 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल कर दी फॉर से 750 करोड़। मिल गया, क्योंकि तब तक वैल्यू बढ़ चुकी थी। तो क्या ये प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है? हाँ। हाँ जी सर। और क्या अब ये एक्चुअल में ट्रांसफर है? यस सर। हाँ। तो कैपिटल गेन अराइज होगा। हाँ। किसके हाथ में? वाई के हाथ में। थैंक यू। नाउ कैपिटल गेन, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मैंने एज्यूम कर लिया वो इतना बड़ा शराबी था, विद इन 3 इयर्स उसने बेच डाला। विद इन 3 इयर्स उसने बेच ही डाला। बेच डाला, मार डाला, बेच डाला। सर सपोज ऐसे कि अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल अरे लूं। रुक जाओ भाई, अभी रुक जाओ, पहले मेरे को मत डिस्टर्ब करो। ओके सर। अब कैपिटल गेन निकालेंगे, तो सेल कंसिडरेशन कितनी? 750। मान लो कोई भी ब्रोकर नहीं था, तो नेट सेल कंसिडरेशन कितनी? 750. 750। माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी? 500। थैंक यू वेरी मच, ये देखो आपने दिल से बोला है। हाँ एक्चुअल जी। में तो इस गधे के बच्चे ने कोई पैसे खर्चे? नहीं सर। यहाँ पे पता है कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? वाई को प्रॉपर्टी मिली एक्स से, अगर एक्स ये प्रॉपर्टी वाई को ना देके बेचता, तो तब भी तो कैपिटल गेन निकलता ना। यस सर। इसीलिए लॉ ने कहा ये एक्स चतुर भी हो सकता है उसका बेटा शराबी ना हो, ऐसी कहानियां सुना रहा हो हमें, पागल बना रहा हो। हम्म। लॉ कहता है भैया वो वाक्य में शराबी था चाहे नहीं था, कैपिटल गेन वाई के हाथ में निकलेगा, और कॉस्ट क्या देखी जाएगी? जो बाप के हाथ में थी। यहाँ बाप से मेरा मतलब क्या है, पापा से मेरा मतलब क्या है? प्रीवियस ओनर। तो जैसे मेरे और सूरज बंसल के केस में हमारा बाप बेटे का रिलेशन तो नहीं है ना बेटा, नहीं मैं सर। बेटा बोलता हूँ बट हम बाप बेटा तो नहीं है ना पुत्र। नहीं सर। तो अब अगर आप वो प्रॉपर्टी बेचते हो, तो आपके केस में प्रीवियस ओनर कौन? जिससे हाँ। आपको प्रॉपर्टी मिली थी। और अगर, ये मैं क्रक्स बोलने जा रहा हूं, एज लॉन्ग एज द इमीडिएटली प्रिसीडिंग ट्रांजेक्शन, immediately preceding means between Suyash and me, immediately preceding transaction is not recorded as transfer, then the cost of acquisition in the hands of Suyash, called current owner, is nothing but the cost in the hands of यू। called previous owner। ठीक है सर। एंड हेंस द कॉन्सेप्ट जो मुझे पढ़ाना है मेरे बच्चों को, मेरे को क्वेश्चन बाद में कराना है यार, पहले मुझे लॉ समझना है पुत्र, क्वेश्चन तो होते रहेंगे। और प्लीज ये सारे पता है कौन से पॉइंट आ गए, सुयश बंसल एंड कुलकर्णी, जिन पॉइंट्स में ट्रांसफर नहीं माना गया था, उन्हीं पॉइंट में तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ऑनर का कॉन्सेप्ट लगेगा। जिन ट्रांजैक्शंस में ट्रांजैक्शन ट्रांसफर ट्रीट नहीं हुआ था, उन्हीं में तो प्रीवियस ऑनर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा।
ये बात समझ आती है सुयश? मतलब यस सर। तो जहां जहां एक्सेप्शन टू ट्रांसफर थी, एक्सेप्शन टू ट्रांसफर मींस ट्रांसफर होने के बावजूद भी वो ट्रांसफर नहीं माना गया था, उन सब केसेस में कॉस्ट टू द प्रीवियस ऑनर विल बी टेकन एज कॉस्ट टू दी कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। cost to the previous owner will be taken as cost to the कॉस्ट टू द current owner. करंट ओनर। सुयश मतलब करंट ऑनर एंड राजेश मतलब Previous. प्रीवियस ऑनर। ये बात समझ आती है पुत्र? यस सर। ऑलराइट। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन DOA, डेट ऑफ एक्विजिशन, DOA, डेट ऑफ Acquisition. एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बिफोर 1st April 2001. An assessee, the one who is selling the property, has a right to choose between the actual cost or fair market value. Fair market value on 1st April 2001, whichever is. सर हायर क्यों? बेटा कॉस्ट जितनी हायर लेगा, एज्यूम करेगा, उतना प्रॉफिट कम होगा, उतना ही टैक्स भी कम होगा। इन द फॉलोइंग केसेस। ये कौन से केसेस हैं वो मैं समझा दूंगा, आपको अपने आप समझ भी आ जाएंगे। मैंने तो सिर्फ एक ही लाइन बोली उन दो केसेस को याद रखने की। एनी कैपिटल एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1st April 2001, ये है डिसाइडिंग क्राइटेरिया। एनी कैपिटल एसेट बिफोर 1st April 2001, you have the right to choose between actual cost or fair market value, whichever is. हायर। Now who are you? You are the one who have purchased the property and selling the property. And when you purchase it before 1st April 81, that's case one. Who are you? You got this property from your father. By father here I mean ओरिजिनल ओनर। previous owner. Previous प्रीवियस owner. ओनर। Thank you Kulkarni. You got this property from the father, मेरा Previous word owner। होता है previous owner को represent करने के लिए. And your father acquired it before 1st April 81. So had your father sold this property, the choice was available to him. 1st April 2001 ना सर? हाँ, he acquired it before 1st April. आपको कब ट्रांसफर हुआ? इमेटीरियल। यस When सर। your father bought it, if he bought it before 1st April 81 and देन he फेयर was मार्केट वैल्यू वाज having the टेकन। right to choose, you will also get the right to choose. And hence the crux is any capital asset acquired before 1st April 1981, whether by yourself or by your previous owner. देखो यही सर पॉइंट लिखे हैं बेटा। 2001 हुआ ना? हाँ बेटा 2001, हाँ। where the capital asset became the property of Suyash, SSC means Suyash, or where the capital asset became the property of Suyash by any mode referred in section 49 subsection 1. Section 49 subsection 1 means cost to the previous owner is taken as your cost, and the capital was became the property of previous owner before. बिफोर 1st April This 2001। is the law. यहां तक कोई डाउट? नो सर। नाउ बिफोर आई गो फर्दर, पहले मैं कुछ चीजें, मैं एक पॉइंट और बता के फिर रिकॉल कर। देखो ये तो हमने सीखा अभी तक, फटाफट से पहले चलो रिकॉल कर ही लेते हैं। कैपिटल एसेट क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, फिक्स, सर्कुलेटिंग, मूवेबल, इमूवेबल। उसमें क्या क्या आता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसमें क्या नहीं आता,
स्टॉक इन ट्रेड। और क्या नहीं आता सर? एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया। और क्या नहीं आता सर? पर्सनल इफेक्ट बीइंग मूवेबल एसेट। बट वो मूवेबल एसेट ज्वेलरी, गोल्ड, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर ऑफ नेचर, वर्क ऑफ एनी आर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अभी भी कैपिटल एसेट काउंट होता है। सो फार सो गुड। यस सर। ट्रांसफर क्या होता है? सेल, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट और एक्सटिंग्विशमेंट। एक्सटिंग्विशमेंट। बट क्या ट्रांसफर होने के बावजूद भी ट्रांसफर काउंट नहीं होता? when the property is transferred under a gift, ये सबसे मेन पॉइंट है, इसीलिए मैं इसको सबसे पहले बोलता हूँ। when the property is transferred under a gift or a will or through an irrevocable trust, ट्रस्ट। or when the property is transferred by Hindu undivided family to the members of the मेंबर्स ऑफ द। family as a result of total or partial partition of HUF, or the property is transferred by Indian company to its 100% subsidiary company and vice versa and so on। बहुत सारे पॉइंट्स है, 5-6 पॉइंट इसलिए बोल देता हूँ, थ्योरी में आ जाए कम से कम कुछ तो लिख लोगे, इसलिए बार बार बोलता रहता हूँ। ओके, अगर ट्रांसफर भी है, कैपिटल एसेट भी है, तो कैपिटल गेन अराइज होगा। होगा होगा। होगा। कैपिटल गेन अराइज होगा तो देखना पड़ेगा वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म। कैपिटल गेन कब होगा? जब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा? जब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग कैपिटल कैपिटल एसेट एसेट नहीं होगा। होगा। तो अब पहले ये सीख लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है। एनी एसेट विच इज पीरियड ऑफ होल्डिंग फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर लेस देन इक्वल टू, 3 years। but in case of equity or preference shares which are not listed and land or building or both acquired on or after 1st April 17, shares not listed transferred after 1st April फर्स्ट अप्रैल 16, 7। criteria is 2 years। otherwise Suzu securities, equity share, preference share, debentures, bond listed, units of UTI, zero coupon bond, यूनिट्स units ऑफ। of equity oriented mutual fund, ये सब whether listed or not, but Suzu का S must be listed। तो 12 महीने is the criteria and other cases 36 months। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो मुझे इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। इंडेक्सेशन कैसे होता है? ईयर ऑफ ट्रांसफर के इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दो और ईयर इन विच इट इज फर्स्ट हेल्ड बाय द असेसी, उससे ईयर इन विच इट इज फर्स्ट हेल्ड बाय द असेसी उससे डिवाइड कर दो। डिवाइड। बट उससे डिवाइड करूं या 2001-2 के इंडेक्स से डिवाइड करूं, विच एवर इज हायर, तो इनडायरेक्टली एनी कैपिटल एसेट acquired, any capital asset acquired before 1st April 2001, you have the right to choose either as a current owner or either as a current owner who got the property from the previous owner. You have the right to choose between the actual cost or fair market value on 1st April 1981। सॉरी 1981 इसलिए याद रहता है क्योंकि पिछले 20 सालों से ना वही पढ़ा रहा था, 5 सालों से ही चेंज हुआ। 1st April 2001, whichever is higher because higher is the, डिजायर ऑफ लाइफ। थैंक यू। यहां तक कोई डाउट? नो सर। आई ट्राइड रिकॉलिंग द एंटायर क्लास, धीरे धीरे बच्चों, मैं तो बस बोल सकता हूँ हर बार, यही कोशिश कर सकता हूँ जहां जहां जरूरत पड़ेगी। नाउ अब वो क्या कहता है, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। कहता है अगर लैंड एंड बिल्डिंग है तो फेयर मार्केट वैल्यू कैनॉट एक्सीड दी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सर व्हाट इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? मान लो बच्चों मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी सुयश कुलकर्णी 3 करोड़ की, बट उसमें 1 करोड़ तो अंडर द टेबल पैसे दिए, यस सर। तो बेटा रजिस्ट्री कितने से हुई? 2। 2 करोड़ से। जब क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 2.5 करोड़, हम्म। तो फेयर मार्केट वैल्यू कम है ना, चलेगा।
बट अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है फेयर मार्केट वैल्यू, तो स्टैम्प तो आप ड्यूटी पे स्टैम्प रिस्ट्रिक्ट करने ड्यूटी को लगेगी। एक्सीड नहीं करोगे। तो कैन आई से कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज लोअर हायर, बट फेयर मार्केट वैल्यू कैनॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी। इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। क्लियर है सर बेटा? इट इज बिफोर, ये हम केस तब ले रहे हैं व्हेन इट इज बिफोर 2001। देखो, जब भी फेयर मार्केट वैल्यू लगेगी, कब लगेगी वो तो बात हमने पहले ही सीख ली। बट जब भी फेयर मार्केट वैल्यू लगेगी, वो फेयर मार्केट वैल्यू इन केस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। फेयर मार्केट वैल्यू तभी लगेगा ना जब एक्विजिशन बिफोर अप्रैल यार तो उसको 2001। बीच में क्यों लेके आ रहा है? वो तो लॉ लगाना ही लगाना है। जब भी वो लॉ लगेगा, कब लगेगा मैं नहीं बता रहा, बता तो दिया है। ठीक है सर। बट अगर वो लॉ लग रहा है और मुझे एफएमवी चूज करनी पड़ रही है, एफएमवी अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। लॉक कर दूं? हाँ जी सर। डन? यस सर। ओके। Adopting fair market value in place of actual cost is, ऑप्शनल। तभी तो हमने विच एवर इज हायर बोला है। बट अगर आप कोई अभी वो संजय दत्त की तरह गांधीवादी बनना चाहता है, वो पिक्चर में जिसमें वो गांधी जी को फॉलो करता है, वो कहता है नहीं एक्चुअल कॉस्ट कम भी है, मैं कम को लेके ज्यादा टैक्स देना चाहता हूँ, दे ले भाई। गवर्नमेंट टैक्स जब ज्यादा मिलती है तो क्या कहती है? अनिल कपूर की पिक्चर की तरह, वेलकम। तो दैट्स व्हाई दे हैव रिटन ऑप्शन टू चूज एफएमवी और एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर इज ऑप्शनल। आपको कम चूज करना है, कम चूज करना है। और देखो, ये बात मैंने पहले ही बोल दी, आप भूल जाते हो। ऑप्शन कब अवेलेबल है? ऑप्शन कब अवेलेबल है? ओनली इफ द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड वेदर बाय यू और बाय योर प्रीवियस ऑनर बिफोर 1 अप्रैल 1981। बिफोर 1 अप्रैल 1981। इज दैट क्लियर? यस सर। लास्ट बात, अब आप लोग ये बात सीख चुके हो ऑलरेडी मेरे साथ बिजनेस इनकम के चैप्टर में। बड़ा जब बिजनेस इनकम का चैप्टर कर रहा था, मैंने ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट सिखाया था। करेक्ट। ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा था? एक मयान में दो तलवारें नहीं हो सकता। नहीं रह सकती। और उसका मतलब क्या था? कि या तो डेप्रिसिएशन निकलेगा या कैपिटल गेन निकलेगा। यस सर। और ब्लॉक कॉन्सेप्ट में हमेशा हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही निकाला था, क्योंकि मैंने कहा था ये रट्टा है। हाँ जी। और वहां पे जब भी कैपिटल गेन निकाला था, हमने एक्चुअल कॉस्ट की तो कभी बात ही नहीं की थी, ब्लॉक की रिटर्न ऑन वैल्यू लेते थे। तो इसका मतलब द राइट टू चूज इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ depreciable asset. Is this point clear? यस सर। भाई yes, जब एक्चुअल कॉस्ट ही कंसिडर नहीं हो रही, तो फेयर मार्केट वैल्यू से कंपैरिजन कैसे करूं? क्लियर है बेटा मेरी बात? हाँ जी सर। अगेन, फर्दर ऑप्शन नॉट अवेलेबल। अगर वो कैपिटल एसेट क्या है? गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस आर्टिकल और थिंग, और tenancy rights, root permit, LUMA, they all are called self-generated or otherwise. In cases में you don't have the right to choose between actual cost or fair market value. That's a rule. So let's consolidate any capital asset. ये लास्ट कर रहे हैं आज का क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बहुत सारी। Any capital asset acquired before 1 April 19 sorry 1 April 2001। सॉरी यार, मेरे से मुंह से ना 1981 ही निकलता है। 1 April 2001, whether by myself or I got it as a gift from my previous owner, I have the right to choose between actual cost or FMV, whichever is हायर। higher. Whenever I choose FMV with respect to land and building, I don't have the right to choose it exceeding stamp duty value. To choose it exceeding stamp duty value. Is that clear? यस सर।
And last but not the least, in case of depreciable assets, in case of intangible assets like goodwill, patent, trademark, right to manufacture or produce article or thing, route permits or LUMARs, whether self-generated or otherwise, I don't have the right to choose. I have to take the cost as it is. Is this point clear? Yes, सर अब sir. कर दो बच्चा पार्टी। सर एक चीज पूछनी थी, जो ऑप्शन वाला जो है विच इज नॉट अवेलेबल, तो उसमें हम लोग को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही फिर लेनी पड़ेगी ना, वी आर नॉट अलाउड टू यूज एफएमवी। यस, फिर एक्चुअल कॉस्ट लेनी पड़ेगी जहां पे चॉइस अवेलेबल नहीं है। ठीक है सर, ओके बाय। बाय सर। Thank you, sir. बाय पुत्र।